हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल आरजे स्टडीज़। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे मैं आपसे लॉ रिलेटेड कंटेंट शेयर कर रही हूँ। प्लस मैंने यहाँ पर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट डील कर लिया है, जुडिशल सर्विसेज के जो सिलेबस में आता है। प्लस मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ लेक्चर्स डाले हैं, सीपीसी के कुछ लेक्चर्स हैं, और अभी हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट डिस्कस कर रहे हैं। पहले के जो 2 लेक्चर्स हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, उसमें हमने सेक्शन 2 की डेफिनेशन देख लिया, एक बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया है, हाइलाइट्स पोर्शन। ठीक है, आज जो है आज के लेक्चर में हम डेफिनेशन देखेंगे जो कि सेक्शन 3 में आती है डोमेस्टिक वायलेंस की। और चैप्टर 2 जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस बताता है, और इस चैप्टर के अंदर सिर्फ एक ही डेफिनेशन है डोमेस्टिक वायलेंस की। तो रेस्पोंडेंट का कोई भी एक्ट, एनी एक्ट, ओमिशन, कमीशन और कंडक्ट ऑफ द रेस्पोंडेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट डोमेस्टिक वायलेंस इन केस इट हार्म्स, इंजर्स और एंडेंजर्स द हेल्थ, सेफ्टी, लाइफ, लिम्ब और वेलबींग, whether mental or physical, of the aggrieved person, or tends to do so, and includes causing physical abuse, sexual abuse, verbal and emotional abuse, and economic abuse. कोई भी रिस्पोंडेंट का एक्ट होगा, या फिर वो कोई काम करने से ओमिशन कर रहा है, या कुछ किसी चीज का कमीशन कर रहा है, या उसके कंडक्ट से अग्रीव्ड पर्सन है, उसको हार्म कॉज हो रहा है, इंजर कर रहा है वो, या उसकी हेल्थ, सेफ्टी, लाइफ, लिम, वेलबींग इनको अफेक्ट कर रहा है जो भी रिस्पोंडेंट है, तो एग्रीव पर्सन क्या फिजिकल अब्यूज हो रहा है, सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है, वर्बल या इमोशनल अब्यूज हो रहा है, या फिर इकोनॉमिक अब्यूज हो रहा है, इन सब चीजों को डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन में कवर किया गया है। आपका जो ए क्लॉज है ये बताता है। बी क्लॉज में मेंशन है हरासेस, हार्म्स, इंजर्स और एंडेंजर्स द अग्रीव पर्सन with a view to coerce her or any other person related to her to meet any unlawful demand for any dowry or other property or valuable security. जो भी रिस्पोंडेंट है वो अग्रीव पर्सन को हार्म कर रहा है, या हरास कर रहा है, या इंजर कर रहा है, और उसको कोर्स कर रहा है, या फिर कोई और पर्सन को कोर्जन कॉज कर रहा है, या उस किसी और पर्सन को इंजरी कॉज कर रहा है जो अग्रीव्ड पर्सन से रिलेटेड है। किस चीज के लिए? टू मीट एनी अनलॉफुल डिमांड फॉर एनी डाउरी, डाउरी की अनलॉफुल डिमांड को पूरी करने के लिए, या फिर वैल्यूएबल सिक्योरिटी, ठीक है, या फिर किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी चीज है। तो ये सारी चीजें डोमेस्टिक वायलेंस के सेकंड क्लॉज में आएंगी, बी क्लॉज में। थर्ड इज हैज द इफेक्ट ऑफ थ्रेटनिंग द अग्रीव पर्सन और एनी पर्सन रिलेटेड टू हर बाय एनी कंडक्ट मेंशन्ड इन क्लॉज ए और क्लॉज बी, या फिर अग्रीव पर्सन को थ्रेटन कर रहा है, या फिर किसी और पर्सन को जो उससे रिलेटेड है कोई भी ऐसा कंडक्ट कॉज करने के लिए जो क्लॉज ए और बी में मेंशन्ड है। डी क्लॉज सेज अदरवाइज इंजर्स और कॉजेज हार्म वेदर फिजिकल और मेंटल टू द अग्रीव पर्सन, या फिर कोई भी ऐसा एक्ट कर रहा है जिससे फिजिकल और मेंटल हार्म हो रहा है एग्रीव पर्सन को। आई होप ये 4 क्लॉजेज आपको क्लियर होंगे, बहुत ईजी से हैं। इसमें सेक्शन 3 की जो डेफिनेशन है, इसमें 2 एक्सप्लेनेशंस मेंशन करी गई हैं। जो आपका पहला एक्सप्लेनेशन है उसमें क्लॉज ए के अंदर जो आपने वर्ड्स पढ़े हैं, फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज एंड इकोनॉमिक अब्यूज, इनका मतलब बताया गया है। इन चीजों में क्या क्या आएगा? फिजिकल अब्यूज में आप क्या इंक्लूड करोगे? फिजिकल अब्यूज मीन्स एनी एक्ट और कंडक्ट विच इज ऑफ सच अ नेचर एज टू कॉज बॉडीली पेन, हार्म और डेंजर टू लाइफ, limb or health, or impair the health or development of the aggrieved person, and includes assault, criminal intimidation and criminal force. फिजिकल अब्यूज में आप असॉल्ट इंक्लूड करते हो, ठीक है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन इंक्लूड करते हो, या क्रिमिनल फोर्स। आईपीसी में इन सब की डेफिनेशन आपको गिवन है, फोर्स की डेफिनेशन भी गिवन है आपको आईपीसी के अंदर, असॉल्ट की डेफिनेशन भी गिवन है। तो वो उन सब की डेफिनेशन के अंदर आप कवर होते हो। प्लस फिजिकल अब्यूज में आप बॉडीली पेन कॉज कर रहे हो अग्रीव पर्सन को, या उसकी हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हो, या उसकी लाइफ को डेंजर में डाल रहे हो, ठीक है। सेक्सुअल अब्यूज में आएगा इंक्लूड्स एनी कंडक्ट ऑफ अ सेक्सुअल नेचर दैट अब्यूजेस, ह्यूमिलिएट्स, डिग्रेड्स और अदरवाइज वायलेट्स द डिग्निटी ऑफ वुमेन। ऐसा कोई भी सेक्सुअल नेचर का आप एक्ट कर रहे हो जिससे वुमेन की डिग्निटी को अफेक्ट हो रहा है। थर्ड इज वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज।
Verbal and emotional abuse includes insult, ridicule, humiliation, name calling or insults or ridicule, especially with regard to not having a child or a male child. वर्बल और इमोशनल अब्यूज में ऐसी इंसल्ट करोगे या फिर नीचा दिखाओगे. रिडिक्यूल का मतलब होता है उपहास करना, ठीक है, मजाक बनाना विद रिगार्ड टू नॉट हैविंग अ मेल चाइल्ड, किड नहीं होना, चाइल्ड नहीं होने की वजह से. और इन चीज़ों का रिपीटेड थ्रेट्स होना, यानी रिपीटेड थ्रेट्स टू कॉज फिजिकल पेन टू एनी पर्सन इन whom द aggrieved पर्सन इज इंटरेस्टेड. रिपीटेड थ्रेट्स उस पर्सन को कॉज करना जिसमें एग्रीव पर्सन इंटरेस्टेड हो. इकोनॉमिक अब्यूज में आप क्या इंक्लूड करोगे? डेप्रिवेशन ऑफ ऑल or any economic or financial resources to which the aggrieved person is entitled under any law or custom, whether payable under an order of a court or otherwise, or which the aggrieved person requires out of necessity, including but not limited to household necessities for the aggrieved person and her children, and if any stridhan property jointly or separately owned by the aggrieved person, payment of rental related to the shared household and maintenance. Next is इसके disposal of household effects, any alienation of assets whether movable or immovable, valuable, shares, securities, bonds and the like, or other property in which the aggrieved person has an interest or is entitled to use by virtue of the domestic relationship, or which may be reasonably required by the aggrieved person or her children or her stridhan or any other property jointly or separately held by the aggrieved person. Prohibition or restriction to continued access to resources or facilities which the aggrieved person is entitled to use or enjoy by virtue of the domestic relationship, including access to the shared household. बेसिकली जो आपका इकोनॉमिक अब्यूज है वो बहुत ही वाइडर मीनिंग कंटेन करता है और इसमें 3 पॉइंट्स मेंशन्ड है. इसको 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड किया गया है. पहला जो आपका बात करता है कि आप ऐसे किसी फाइनेंशियल रिसोर्सेस से एग्रीव पर्सन को डिप्राइव कर रहे हो जो कि किसी कस्टम और लॉ के अंडर आते हैं, ठीक है, प्लस उसकी जो हाउस होल्ड नेसेसिटीज हैं उससे उसको डिप्राइव कर रहे हो, उसके स्त्रीधन को आप उससे ले रहे हो, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे वो अपना एक्सपेंसेस कर सकती है जो आपने जॉइंटली और या फिर उसने सेपरेटली होल्ड कर रखी है, या फिर उसे किसी शेयर्ड होल्ड प्रॉपर्टी के अंदर रेंटल मिलता है. इन सब चीज़ों से अगर आप एग्रीव पर्सन को डिप्राइव करते हो तो ये सब डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आते हैं. प्लस डिस्पोजल ऑफ हाउस होल्ड इफेक्ट्स, ये जो सेकंड पैरा है इसके अंदर बता रखा है कोई भी जो एलियनेशन ऑफ असेट्स है वेदर मूवेबल और इमूवेबल, या शेयर्स, सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स जो भी हैं जिसमें एग्रीव पर्सन का इंटरेस्ट है या फिर वो एंटाइटल्ड है उन सबको यूज करने के लिए, उससे उसको डिप्राइव कर रहे हो, ठीक है. और जो भी रीजनेबल फैसिलिटीज उसको चाहिए होती है, एक लेडी को चाहिए होती है, इससे उनके आपका डोमेस्टिक रिलेशनशिप अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, यानी उसकी फाइनेंशियल जो नीड्स हैं उनसे आप उसको डिप्राइव कर रहे हो, तो ये सब आपका डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर आएंगे, ठीक है. एक्सप्लेनेशन 2 ये में ये बोल रहा है फॉर द पर्पसेस ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर एनी एक्ट, ओमिशन, कमीशन और कंडक्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट constitutes domestic violence under this act, the overall facts and circumstances of the case shall be taken into consideration. डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आप किसी भी एक्ट, ओमिशन, कमीशन या कंडक्ट को ले रहे हो तो इस चीज को आपको डिटरमाइन करने के लिए आपको केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस देखने पड़ेंगे, ठीक है. आई होप सेक्शन 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू. इसकी डेफिनेशन आती है तो ये आपको लर्न करनी है. नेक्स्ट इज सेक्शन 4 जो कि चैप्टर 3 के अंदर कवर होता है, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर्स एक्सेट्रा. चैप्टर 3 जो है वो आपका पावर्स एंड ड्यूटीज बताता है प्रोटेक्शन ऑफिसर. प्रोटेक्शन ऑफिसर वो ऑफिसर होता है जो अग्रीव पर्सन को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है. बेसिकली लेडी ऑफिसर होती है, साथिन बोलते हैं उसको. तो वो क्या करते हैं, जो भी अग्रीव पर्सन, जो भी लेडी है, जब भी अप्रोच करती है प्रोटेक्शन ऑफिसर को तो उनकी क्या पावर्स और ड्यूटीज हैं जिससे वो एग्रीव पर्सन की हेल्प कर सके. तो सेक्शन 4
इंफॉर्मेशन टू प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड एक्सक्लूजन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेंट। यहाँ पर सेक्शन 4 ये बताता है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर को जब भी इंफॉर्मेशन मिलेगी डोमेस्टिक वायलेंस की, प्लस जो भी पर्सन उस प्रोटेक्शन ऑफिसर को इन्फॉर्म कर रहा है, जैसे आसपास के लोग भी देख रहे होते हैं, आसपास के नेबर्स के जो लोग होते हैं उनको पता चलता है कि किसी घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो उनकी जो लाइबिलिटी क्या होगी ये चीज बताता है आपका सेक्शन 4। फर्स्ट क्लॉज इज any person who has reason to believe that an act of domestic violence has been or is being or is likely to be committed may give information about it to the concerned protection officer। प्रोटेक्शन ऑफिसर को कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस का जो भी एक्ट होगा, कोई भी पर्सन उसकी रिपोर्ट कर सकता है और उसको उसके एक्ट के बारे में बता सकता है। सेकेंड क्लॉज मेंशंस नो लाइबिलिटी सिविल और क्रिमिनल shall be incurred by any person for giving in good faith of information for the purpose of subsection 1। जो भी पर्सन इंफॉर्मेशन दे रहा है उनकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगी, यानी जो भी इंफॉर्मेंट है उसकी ना तो कोई सिविल लाइबिलिटी होगी ना कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी होगी अगर वो इंफॉर्मेशन देता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की। आई होप सेक्शन 4 इज क्लियर टू यू, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सेक्शन 5 इज ड्यूटीज ऑफ पुलिस ऑफिसर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स एंड मजिस्ट्रेट। यहाँ पर सेक्शन 5 में आपको पुलिस ऑफिसर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स और मजिस्ट्रेट की ड्यूटी बताई गई है कि जब भी उनको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की रिपोर्ट मिलेगी तो उन लोगों का क्या कर्तव्य है, जब वो उस रिपोर्ट को रिसीव करेंगे, कंप्लेंट जब भी आ रही है तो उनकी क्या ड्यूटीज है। ठीक है, सो सेक्शन 5 मेंशंस अ पुलिस ऑफिसर, प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर or a magistrate who has received a complaint of domestic violence or is otherwise present at the place of an incident of domestic violence or when the incident of domestic violence is reported to him shall inform the aggrieved person। जो भी पुलिस ऑफिसर है, प्रोटेक्शन ऑफिसर है, सर्विस प्रोवाइडर है या मजिस्ट्रेट है, जब उनको डोमेस्टिक वायलेंस की रिपोर्ट मिलेगी या फिर जहां पर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है वो लोग वहां पर प्रेजेंट है या फिर जब भी उनको रिपोर्ट मिलेगी तो वो क्या करेंगे, एग्रीव पर्सन को इन्फॉर्म करेंगे ऑफ हर राइट टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग अ रिलीफ बाय वे ऑफ अ प्रोटेक्शन ऑर्डर, एन ऑर्डर फॉर मॉनेटरी रिलीफ, कस्टडी ऑर्डर, अ रेजिडेंस ऑर्डर, अ कंपनसेशन ऑर्डर और मोर देन वन सच ऑर्डर अंडर दिस एक्ट। यानी वो एग्रीव पर्सन को ये इन्फॉर्म करेंगे कि वो एक एप्लीकेशन लगा सकती है वेरियस टाइप्स ऑफ रिलीफ लेने के लिए। कौन कौन से रिलीफ, प्रोटेक्शन ऑर्डर का, मॉनेटरी रिलीफ का, जो मॉनेटरी रिलीफ है आपका सेक्शन 20 में मेंशन्ड है, कस्टडी ऑर्डर लेने का, रेजिडेंस ऑर्डर लेने का या फिर कोई कंपनसेशन ऑर्डर, ठीक है, या फिर इससे ज्यादा कोई ऑर्डर भी लेने की वो एप्लीकेशन लगा सकती है। सेकेंड क्लॉज मेंशन करता है ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द सर्विसेज ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर। जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उनकी सर्विसेज अवेल करने के लिए या फिर ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज ऑफ द प्रोटेक्शन ऑर्डर्स, या फिर वो प्रोटेक्शन ऑर्डर की सर्विसेज अवेल करने के लिए एप्लीकेशन लगा सकती है। ऑफ हर राइट टू फ्री लीगल सर्विसेज अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987, या फिर वो कोई फ्री लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के अंडर अवेल कर सकती है। ऑफ हर राइट टू फाइल अ कंप्लेंट अंडर सेक्शन 498A ऑफ द IPC वेर एवर रेलिवेंट, या फिर वो कोई कंप्लेंट भी कर सकती है 498A IPC के अंदर। Provided and nothing in this act shall be construed in any manner as to relieve a police officer from his duty to proceed in accordance with law upon receipt of information as to commission of a cognizable offence। पुलिस ऑफिसर को इस एक्ट के अंदर, मतलब इसका प्रोविजो ये मेंशन करता है कि पुलिस ऑफिसर जो है वो अपनी ड्यूटी से रिलीव नहीं हो सकते जब उनको रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एज टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कौन कौन से ऑफेंसेस होते हैं वो हम सीआरपीसी के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, सीआरपीसी के अंदर डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन क्लॉज सेक्शन 2 के अंदर उसमें मेंशन है कि कौन कौन से ऑफेंसेस जो शेड्यूल 1 के अंदर आते हैं वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होंगे। ठीक है, और तो पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी से मतलब पीछे नहीं हट सकते टू प्रोसीड इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, उन्हें अपनी ड्यूटी पूरी फुलफिल करनी है। आई होप सेक्शन 5 is clear to you.
सेक्शन 6 के अंदर ड्यूटीज ऑफ शेल्टर होम्स मेंशन्ड है। जब भी प्रोटेक्शन ऑफिसर को ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सर्विस प्रोवाइडर को ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि किसी भी एग्रीव पर्सन के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, तो उनकी ड्यूटी बनती है कि वो उसे शेल्टर होम प्रोवाइड करे। ठीक है, जब उस जो भी रेस्पोंडेंट है जब उनको घर से बाहर निकाल देगा तो उन्हें शेल्टर होम प्रोवाइड करे। So, if an aggrieved person or on her behalf a protection officer or a service provider requests the person in charge of a shelter home to provide shelter to her, such person in charge of the shelter home shall provide shelter to the aggrieved person in the shelter home. तो उन सब की ड्यूटी बनती है और शेल्टर होम का जो इंचार्ज है उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो अग्रीव पर्सन को शेल्टर प्रोवाइड करे फॉर द टाइम बीइंग। सेक्शन 7 के अंदर ड्यूटीज ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज है। इसमें भी यही प्रोविजन है कि जब भी मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, जब भी डोमेस्टिक वायलेंस का इंसिडेंट होता है, तो प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर जो है वो मेडिकल फैसिलिटी के इंचार्ज से रिक्वेस्ट करेंगे कि मेडिकल एड प्रोवाइड करा जाए एग्रीव पर्सन को। So, I'm reading this for you. If an aggrieved person on her behalf, a protection officer or a service provider requests the person in charge of a medical facility to provide any medical aid to her, such person in charge of the medical facility shall provide medical aid to the aggrieved person in the medical facility. ठीक है, आई होप दिस सेक्शन इज क्लियर टू यू। आज हमने सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 4 तक डील किया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेरीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर रखा है। अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो आप व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।